वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी एक काल्पनिक रचना है और इसे 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के वयस्क पाठकों के लिए अभिप्रेत किया गया है। इसमें दिए गए सभी नाम, पात्र, व्यवसाय, स्थान, घटनाएं और दुर्घटनाएं या तो लेखक की कल्पना का उत्पाद हैं या काल्पनिक तरीके से उपयोग किए गए हैं। किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति या किसी वास्तविक घटना से कोई भी समानता पूरी तरह से संयोग मात्र मानी जाएगी। एरेबेल अपनी हंसी रोक नहीं सकी और उसकी हंसी उसके मुंह से निकल पड़ी। भीड़ उसकी हंसी पर ध्यान दिए बिना नहीं रह सकी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रहे हैं, या किसी को इस व्यवस्था के अस्तित्व का भी शक नहीं था। बाहर से देखने पर ऐसा लग सकता था कि वो लड़की एक ऐसे युवक की अनाड़ीपन पर हंस रही थी जिसे नाचना नहीं आता था। ईदान का नाखुश और कड़वा चेहरा इस छवि से बिल्कुल मेल खा रहा था। आयरीन ने उन्हें देखते हुए अपनी मुट्ठी भींच ली और एरेबेल को घृणा से घूरने लगी। उसे लगा कि वो लड़की उसके छोटे भाई पर हंस रही है, जबकि उसी ने उसे नाचने के लिए बुलाया था। अरसलान भी अपनी बहन को ऐसी हालत में देखकर हैरान था। परिवार की सख्त परवरिश और मांगों के कारण मॉर्गन एरेबेल हमेशा गंभीर और उदास रहती थी। उसने उसे इस हालत में शायद ही कभी देखा था। और भी ज्यादा दिलचस्पी से उसने उसके सामने खड़े युवक को देखा। कुछ दर्शकों को उस युवक पर दया आ गई, जबकि अन्य उसकी असफलता पर प्रसन्न हुए। एरेबेल को एहसास हुआ कि उसने अपनी हंसी से सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया है, और उसने अफसोस के साथ ईदान की ओर देखा। मुझे माफ कर दो, उसने धीरे से कहा, मानो माफी मांग रही हो। बेशक ईदान को ये पसंद नहीं आया कि कैसे एरेबेल उस पर हंस रही थी, लेकिन जब उसने देखा कि उसने किस तरह माफी मांगी तो उसने उसे माफ करने का फैसला किया। तो अगर मैं तुम्हें बाहर चलने के लिए कहूं तो तुम मना तो नहीं करोगे? ये कहते हुए ईदान ने फिर से शालीनता से झुककर अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। उसने ये बात धीरे से कही ताकि कोई सुन न सके। सवाल सुनकर एरेबेल फिर से हंसना चाहती थी, लेकिन इस बार उसने खुद को रोक लिया। वो इसके लिए तैयार थी और जल्दी से उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, हाँ मैं करूँगा, एरेबेल ने कहा। ईदान तुरंत सोचने लगा कि इस अप्रत्याशित डेट पर एरेबेल को कहाँ ले जाए। उसे शहर में ज्यादा जगह नहीं पता थी, और अगर एरेबेल ने खुद वो जगह चुनी होती तो उसे खुशी होती। मैं आपके साथ एक आरामदायक और शांत जगह पर समय बिताना चाहूंगा ताकि हम बातचीत कर सकें और एक दूसरे के बारे में थोड़ा और जान सकें, क्या आपको नहीं लगता? ईदान ने पूछा। एरेबेल भी उससे सहमत थी। वो भी अकेले में उससे सिस्टम के बारे में कुछ ज़रूरी बातें करना चाहती थी। यहाँ बहुत सारी आंखें थीं। जब एरेबेल ने अपना कार्य पूरा कर लिया और उसे ईदान को सौंप दिया तो उसे सिस्टम से कुछ भी नया नहीं मिला। अरे सिस्टम, क्या मैंने काम पूरा नहीं किया? मैं जागी क्यों नहीं? उसने पूछा। होस्ट सही कह रहे हैं, आपने अपना कार्य पूरा कर लिया है। जागृति प्राप्त करने के लिए आपको अपने साथी के कार्य पूरा करने का इंतजार करना होगा। होस्ट, आप सिस्टम के अकेले उपयोगकर्ता नहीं हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि सिस्टम एक युग्मित सिस्टम है जिसके लिए 2 होस्ट की आवश्यकता है। इसलिए जागृति की शर्तों को पूरा करने के लिए दोनों होस्ट का अपना कार्य पूरा करना आवश्यक है। सिस्टम ने एरेबेल को उत्तर दिया। एरेबेल को नहीं पता था कि ईदान को क्या टास्क मिला है, और उसने सिस्टम से उसकी जानकारी जानने की कोशिश की, लेकिन सिस्टम ने पार्टनर की सहमति के बिना ये जानकारी देने से इनकार कर दिया। इस प्रतिक्रिया पर एरेबेल ने मन ही मन खींच कर कहा। इस बीच ईदान सोच रहा था कि एरेबेल को कब और कहाँ बुलाया जाए। हालांकि दिन अभी खत्म नहीं हुआ था, फिर भी वो उसे थोड़ी देर बाद बुला सकता था ताकि समय सीमा का इंतजार किए बिना सारे काम एक साथ निपटा सके। ऐसा लग रहा था कि एरेबेल उससे सहमत थी और उसने सिस्टम के बारे में फैसला ले लिया था, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि एरेबेल उसके शादी के प्रस्ताव पर कैसी प्रतिक्रिया देगी। मुझे शहर में डेट के लिए ज़्यादा उपयुक्त जगह नहीं पता। क्या आपके पास कोई ऐसी जगह है जहां आप जाना चाहें? ईदान ने पूछा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जगह कैसे चुने। हाँ, मेरे मन में एक आरामदायक कैफ़े है जहां आप बैठकर शांति से बातें कर सके, एरेबेल ने कुछ सोचने के बाद उत्तर दिया। उसने अपने पसंदीदा जगहों में से एक को चुना जहां वो जिज्ञासु आंखों से बच सकती थी। और आप कब आना चाहते हैं? मेरा मतलब है, मुझे नहीं लगता कि मैं कल समय निकाल पाऊंगा, एरेबेल ने थोड़ी उदासी के साथ कहा, भीड़ को देखते हुए जो अभी भी उन्हें देख रहे थे समझ नहीं पा रहे थे कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं। मेरा परिवार शायद मुझे इस कृत्य के लिए माफ़ नहीं करेगा, और शायद मुझे इसके लिए दंडित भी करेगा, एरेबेल ने धीरे से कहा, जिससे ईदान को ये स्पष्ट हो गया कि वो अपने कार्यों से परिवार की इच्छा के विरुद्ध जा रही है। एरेबेल का जवाब सुनकर ईदान को अपने फैसले पर और भी यकीन हो गया। उसने आज रात उसे बाहर चलने के लिए कहने का फैसला किया ताकि वो सब कुछ तुरंत निपटा सके। हम 1 या 2 घंटे में इस कैफ़े में मिले तो कैसा रहेगा? ईदान ने सुझाव दिया। एरेबेल हैरान थी कि ईदान ने आज उसे बुलाने का फैसला किया था। उसने ध्यान नहीं दिया कि जब उसे ये काम मिला था तब समय बताने वाला टाइमर चालू हो गया था। हालांकि उसे आज उसके साथ समय बिताने में कोई आपत्ति नहीं थी, फिर भी वो मान गई। उसने ईदान को इस कैफ़े का पता और नाम बताया। फिर उन्होंने तय किया कि वो वहां जाकर 2 घंटे बाद मिलेंगे।
अरेबेल ने एक ऐसी जगह चुनी जो कार्यक्रम के मुख्य भाग से थोड़ी दूर थी। उन्हें वहां पहुंचने में थोड़ा समय लगा और जाते समय दूसरों का ध्यान आकर्षित न हो। वो नहीं चाहते थे कि मेहमान बेतुकी धारणाएं और अफवाहें फैलाना शुरू कर दें। हालांकि उनकी इच्छा के बावजूद अरेबेल का कृत्य पहले ही सार्वजनिक हो चुका है और तरह तरह के संस्करण और अटकलें सामने आने लगी हैं। इसके अलावा ये भी जल्दी ही स्थापित हो गया कि ईदान नायका आइरीन का अचेतन छोटा भाई है, जिसकी पिछले कुछ महीनों में अच्छी प्रतिष्ठा नहीं रही है। जल्द ही ये अफवाह दो परिवारों तक पहुंची, मॉर्गन और ह्यूग। ईदान अपने परिवार की मेज पर वापस आया और उसने देखा कि उसकी बहन उसे दया और निंदा की दृष्टि से देख रही थी। तुमने उसका निमंत्रण क्यों स्वीकार किया, और उसे ही क्यों, और किसी और लड़की को क्यों नहीं? आइरीन ने प्रश्न पूछा। ईदान अपनी बहन से झूठ नहीं बोलना चाहता था। उसके सवालों का जवाब देने के बजाय उसने मदद मांगने का फैसला किया। उनकी माँ बच्चों को उनकी समस्याओं के साथ अकेला छोड़ने का फैसला कर चुकी थीं। अपनी बेटे को उस लड़की में दिलचस्पी लेते देखकर खुश थीं। उन्हें नहीं पता था कि ये लड़की किस परिवार से है, लेकिन उसकी खूबसूरती किसी को भी उदासीन नहीं छोड़ सकती थी। बहन, क्या आप मुझे इस जगह से बिना किसी की नज़र पड़े निकलने में मदद कर सकती हैं? ईदान ने पूछा। क्या हो रहा है? आइरीन हैरान थी। सवाल से भागो मत, मेरे सवालों का तुरंत जवाब दो। मुझे माफ़ करना बहन, मैं भी आपको कुछ नहीं बता सकता, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि बाद में सब कुछ समझा दूंगी। तो क्या आप मेरी मदद करेंगी? ये देखकर कि उसका छोटा भाई जवाब नहीं देना चाहता है, लेकिन साथ ही साथ अपनी बात कहने को तैयार है, उसने जिद न करने और उसे इस जगह से जाने में मदद करने का फैसला किया। सबसे पहले उसने ईदान को एक अलग कमरे में भेज दिया, फिर अपने विश्वस्त लोगों को बुलाकर उन्हें सख्त आदेश दिया कि वो अपनी माँ पर नज़र रखें और हो सके तो उसे घर तक छोड़ आएं। तभी वो अपने भाई के पीछे चल पड़ी ताकि उसे यहाँ से जाने में मदद कर सके। उसने ये भी तय किया कि वो उसे अकेले नहीं जाने देगी और उसके पीछे चल पड़ी। अगर वो मना करेगा तो वो चुपके से उसका पीछा करेगी। अरेबेल वापस लौटी और उसे अपना छोटा भाई मिल गया। जब वो अरसलान को ढूंढ रही थी, तभी उसने मेहमानों की फुसफुसाहट सुनी जो उसके और ईदान के बारे में बातें कर रहे थे। जो कुछ उसने सुना, उसे सुनकर वो पहले तो उन पर चिल्लाना चाहती थी, फिर खुद को रोक लिया क्योंकि उसे एहसास हुआ कि इससे पहले से बनी स्थिति नहीं बदलेगी। बहन, तुम्हें क्या हो रहा है? तुम ठीक तो हो? अरसलान ने बेचैनी से पूछा। अपनी बहन के साथ रिश्ते में वो हमेशा एक बिल्कुल अलग इंसान बन जाता था। अरेबेल अपने छोटे भाई की चिंता देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। सिर्फ वही उसे ऐसा महसूस करा सकता था। मैं ठीक हूँ भाई, अरेबेल ने उसे आश्वस्त किया। भाई, मैं तुम्हें जानता हूँ। जब तक तुम खुद नहीं देखोगे तब तक तुम मुझ पर यकीन नहीं करोगे, इसलिए शांत रहो। मैं तुम्हें बाद में सब कुछ समझा दूंगा, लेकिन अभी मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुमने देखा ही होगा कि तुम्हारे आसपास के लोगों ने बेतुकी अफवाहें फैलाना शुरू कर दी हैं, और मुझे यकीन है कि ये अफवाहें हमारे मॉर्गन और ह्यूग के परिवार तक पहुंच गई होंगी। वे मुझे इसके लिए माफ़ नहीं करेंगे। बड़ी बहन की बातों की गंभीरता ने अरसलान के व्यवहार को तुरंत बदल दिया। वो बिल्कुल अलग इंसान बन गया। उसकी नज़रें तेज़ी से उन लोगों पर पड़ी जो उसे देख रहे थे, और उसने अपनी बहन के अनुमान की पुष्टि कर दी। बहन, आप मुझसे क्या करवाना चाहती हैं? अरसलान ने पूछा। अपने छोटे भाई के व्यवहार में परिवर्तन देखकर अरेबेल को उस पर और भी अधिक गर्व होने लगा। क्रिस्टोफर और उसके परिवार ह्यूग का ध्यान भटकाने में मदद करो। मुझे कुछ समय दो। जितना ज़्यादा तुम जीतोगे उतना अच्छा रहेगा, अरेबेल ने कहा। अरसलान एक परवाह करने वाले भाई की तरह तुरंत काम पर लग गया। आइरीन की तरह उसने अपने विश्वस्त लोगों को, जिनसे वो जागृत होने के बाद काफ़ी करीब हो गया था, बुलाया और उन्हें आदेश देने लगा। अरेबेल कुछ देर हॉल में रुकी रही ताकि सब लोग उसकी मौजूदगी का अंदाज़ा लगा सकें, फिर चुपचाप और बिना किसी को पता चले वहां से निकलकर अपने विश्राम कक्ष की ओर चली गई। वहां उसने जल्दी से अपने कपड़े बदले और जल्दी से निकल गई। ईदान के विपरीत अरेबेल अच्छी तरह जानती थी कि ये जगह कैसे काम करती है, इसलिए ज़्यादा ध्यान आकर्षित किए बिना वहां से निकलना उसके लिए मुश्किल नहीं था। उसे लगा कि उसने सब कुछ ठीक किया और किसी ने उसके जाने पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन जैसा कि हुआ, कुछ दूरी पर एक युवक उसका पीछा कर रहा था, जिसके बाल भी उसके जैसे लाल थे। वो उसका छोटा भाई अरसलान था, जिसने अपनी बहन की बेचैनी दूर करने और ये सुनिश्चित करने के लिए उसका पीछा करने का फैसला किया। जिस जोड़े को सिस्टम ने सर्वोच्च पति और सर्वोच्च पत्नी कहा था, वे अलग अलग समय पर बॉल स्थल से निकलकर निर्धारित स्थान पर पहुंच गए। उनके रिश्तेदार कुछ दूरी पर चुपके से उनका पीछा कर रहे थे, जो उनकी चिंता किए बिना नहीं रह सकते थे। ईदान अपनी बहन आइरीन की मदद से कार्यक्रम से सबसे पहले बाहर निकले। उन्होंने स्वयं पर ध्यान आकर्षित न करने का प्रयास किया।
अरेबेल ने एक ऐसी जगह चुनी जो उस जगह से काफी दूर थी, जहां शाम हो रही थी। सिस्टम का काम पूरा करने के लिए ईदान को शादी के प्रस्ताव वाली अंगूठी खरीदनी थी। उसने तुरंत कार्यक्रम छोड़ने का फैसला किया ताकि मीटिंग से पहले उसके पास अंगूठी खरीदने के लिए पर्याप्त समय हो। लड़कियों के उलट एक लड़के के तौर पर ईदान को कपड़े बदलने की जरूरत नहीं पड़ी। उसकी पोशाक डेट और रोमांटिक प्रपोज दोनों के लिए एकदम सही थी। खुशकिस्मती से अभी ज्यादा देर नहीं हुई थी और ज्यादातर दुकानें खुली थी। टैक्सी पकड़कर ईदान ने कैफे का पता बताया, अपना स्मार्टफोन निकाला और सगाई की अंगूठियों की कीमत और उन्हें कहाँ से खरीदा जा सकता है इसकी जानकारी ढूंढने लगा। जब उसने अंगूठियों की कीमत देखी तो वह दंग रह गया। उस समय उसके पास या उसके इलेक्ट्रॉनिक खाते में इतनी रकम नहीं थी। उसने कई महीनों से काम नहीं किया था और अपनी बहन पर निर्भर रहकर गुजारा कर रहा था और उसे इस बात पर बहुत शर्म आ रही थी। उसके पास अपनी बहन आयरीन से अंगूठी खरीदने के लिए कुछ पैसे उधार मांगने के अलावा कोई चारा नहीं था। समय कम था, इसलिए उसने तुरंत उसे पत्र लिखकर अनुरोध किया। आयरीन, जो इस समय एक दूसरी टैक्सी में उसके पीछे पीछे चल रही थी, को संदेश मिला और वह उसके अनुरोध से हैरान रह गई। उसे आश्चर्य हुआ कि उसे इतने पैसों की क्या जरूरत है। फेडरेशन की हीरोइन बनने के कारण उसके पास पर्याप्त धन था, इसलिए उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उसके खाते में जरूरी रकम ट्रांसफर कर दी। उसे यकीन था कि जल्दी ही उसे पता चल जाएगा कि उसे पैसों की क्या जरूरत है। ईदान को थोड़ी राहत मिली जब आयरीन ने उससे उसकी मांग से थोड़े ज्यादा पैसे दिए। अपनी बहन का शुक्रिया अदा करते हुए ईदान ने ड्राइवर से तय पते पर पहुंचते हुए रास्ते में उस दुकान पर रुकने को कहा। उसने इसके लिए अतिरिक्त शुल्क देने की पेशकश की। ड्राइवर ने कोई आपत्ति नहीं की, बल्कि इसके विपरीत अतिरिक्त लाभ कमाने का अवसर पाकर खुश हुआ। वे जल्दी ही अपनी मंजिल पर पहुंच गए और ईदान कार से उतरकर ज्वेलरी स्टोर में घुस गया। उसने बिना सोचे समझे सबसे नजदीकी दुकान चुन ली और अंदर जाते ही उसकी सजावट की भव्यता देखकर सुखद आश्चर्य हुआ। उसकी मुलाकात एक युवा महिला कर्मचारी से हुई, जिसने पूछा कि क्या उसे मदद चाहिए। ईदान ने तुरंत अपने आने का मकसद बताया, उसे सगाई की अंगूठी चाहिए। उसे तुरंत अंगूठी वाले विभाग में ले जाया गया। ईदान के रूप रंग और उसके कपड़ों की तारीफ करते हुए युवा कर्मचारियों को उस लड़की से थोड़ी जलन होने लगी, जो इतनी खुशकिस्मत थी कि उसे ऐसे लड़के से मिलना पड़ा। ईदान आज खास तौर पर अच्छा लग रहा था क्योंकि उसने साफ सुथरा होकर सूट पहना था। इन कर्मचारियों जैसी लड़कियों की नज़र में वह किसी अमीर परिवार से आया हुआ लग रहा था। वे खास तौर पर इस बात से प्रभावित थे कि ईदान सगाई की अंगूठी खरीदने आया था। उनके मन में वह एक सभ्य और रोमांटिक युवक लग रहा था। इसी बीच आयरीन कार में बैठी ईदान के ज्वेलरी स्टोर से बाहर आने का इंतजार कर रही थी। उसने अंदर न जाने का फैसला किया। वह अधिकाधिक चिंतित होती जा रही थी और उसे आश्चर्य हो रहा था कि ईदान को इस दुकान से कुछ खरीदने की क्या जरूरत है। क्या उसने कुछ खरीदने के लिए पैसे मांगे थे? क्या? उसने स्वयं से पूछा। वो क्या छिपा रहा है? आयरीन ने फुसफुसाते हुए पूछा। वह अभी भी दुकान के प्रवेश द्वार की ओर देख रही थी। वह जानती थी कि उसका भाई पिछले कुछ महीनों से बहुत उदास था और शराब में डूबा घर से बाहर नहीं निकला था। ईदान पहले ही 19 साल का था और उसकी माँ उसकी मदद करने की हर संभव कोशिश करती रही, लेकिन उसकी सारी कोशिशें ईदान की तुलना अपनी सबसे बड़ी बेटी से करने पर ही खत्म हो जाती थी। इससे उसका मूड और बिगड़ गया और वो और भी गहरे निराशा में डूब गया। और इसलिए उसके भाई जैसे एक आदमी ने अचानक एक आभूषण की दुकान में खरीदारी करने का फैसला किया। ये सब उसे बहुत अजीब और संदिग्ध लगा। ईदान ने जल्दी से सगाई की अंगूठियों के विभिन्न विकल्पों और उनकी कीमत पर गौर किया। कीमत देखकर वह थोड़ा घबरा गया, लेकिन उसे अपना बजट पता था और उसने एक छोटी हीरे वाली अंगूठी चुनी जो उसके फ्रेम में बिल्कुल फिट बैठ रही थी। अंगूठी की कीमत न तो बहुत अधिक थी, न ही बहुत कम, बल्कि ठीक ठाक थी। ज्वेलरी स्टोर के कर्मचारी उसकी पसंद देखकर थोड़े हैरान हुए, लेकिन उन्होंने जल्दी से अंगूठी एक डिब्बे में भरकर ईदान को दे दी। उसने खरीदारी के पैसे चुकाए और अंगूठी को सावधानी से अपनी जैकेट की अंदर वाली पॉकेट में रख लिया। ईदान इस पूरे समय घबराया हुआ था और उसकी हथेलियां पसीने से तर थी। अपनी असहजता छिपाने के लिए उसने एक अमीर युवक की तरह आत्मविश्वास से भरा होने की कोशिश की। अंततः अंगूठी से संबंधित सभी मामले निपटाकर वो दुकान से बाहर निकला और एक टैक्सी में बैठ गया, जो पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। मन एक टैक्सी के ड्राइवर को कैफे का पता बताया और कमरे में चला गया। जब वो गाड़ी में था तब तक वो टैक्सी में बैठ गया और एक टैक्सी में बैठ गया जो पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। ईदान को अभी भी अपने सिर में सिस्टम की अचानक नीरस आवाज़ें सुनने की आदत नहीं थी और वो आश्चर्य से अपनी सीट पर उछल पड़ा। धिक्कार है इस सिस्टम पर, मुझे इस तरह मत डराओ। उसने खुद से कसम खाई, अतिरिक्त कार्य पूरा करने के लिए पुरस्कार जागने के बाद दिए जाएंगे। सिस्टम ने उसके शापों को अनदेखा करते हुए कहा, मैं मेज़बान को याद दिलाता हूं कि उसके पास अभी भी 2 अधूरे कार्य हैं।
अपनी होने वाली पत्नी को 1 दिन के अंदर प्रपोज करें। स्थिति प्रगति पर है। समय बचा है लगभग 1 दिन। अपनी साथी को डेट पर आमंत्रित करें। स्थिति प्रगति पर है। समय बचा 1 दिन से थोड़ा कम। कार्य विफलता, सिस्टम को हटाना और जागृति की क्षमता खोना। शेष 2 कार्यों की याद दिलाए जाने पर सिस्टम शांत हो गया। ईदान ने सिस्टम की आवाज़ सुनकर केवल नाक भौं से कोड़ी, क्योंकि उसने स्वयं टाइमर को स्पष्ट रूप से देखा था, जो लगातार समय की गिनती कर रहा था। अपने दाहिने हाथ से उसने उस डिब्बे को टटोला जिसे उसने हाल ही में अपनी जैकेट की अंदर वाली जेब में रखा था, और सुनिश्चित किया कि वो अभी भी वहीं है। एक काम पूरा हो चुका है, 2 बाकी हैं। ईदान ने ठान लिया था कि वो उन्हें कुछ ही घंटों में पूरा कर लेगा। उसे एहसास हुआ कि उसने पहला काम जल्दी जल्दी पूरा कर लिया था, और अब उसके पास निर्धारित जगह पर पहुंचने के लिए पर्याप्त समय होगा। इस बात को समझते हुए उन्होंने अराबिल और सिस्टम के संबंध में अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने और तैयारी करने के लिए उपलब्ध समय का लाभ उठाने का निर्णय लिया। अराबिल कार्यक्रम छोड़कर एक टैक्सी बुलाई, जो उसके लिए असामान्य था। उसने कैफे का पता बताया और आराम से पिछली सीट पर बैठ गई। आमतौर पर एक कुलीन परिवार से होने के नाते वो और उसका भाई निजी लग्जरी कारों में ड्राइवरों और सुरक्षा गार्डों के साथ सफ़र करते थे। सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल उसके लिए नया था। अरसलान, जो अपनी बहन का पीछा कर रहा था, उसने भी जल्दी से एक कार पकड़ी और उसके पीछे चल दिया। उसकी नज़र में जब बात उसकी बहन की हो तो ऐसी हरकतें कोई मायने नहीं रखती थी। कुछ देर बाद ही कार्यक्रम में मौजूद मेहमानों को उनकी अनुपस्थिति का एहसास हुआ। उनमें क्रिस्टोफर भी शामिल था। वो नृत्य के बाद उसे ढूंढना चाहता था और उसे अच्छी बातें करना चाहता था, लेकिन क्रिस्टोफर उसे ढूंढ नहीं पाया, और साथ ही कुछ अजनबी लोग भी उसे लगातार देख रहे थे, जो उसकी योजनाओं में बाधा डाल रहे थे। आखिरकार अपना धैर्य खोते हुए उसने अपने प्रहरियों को बुलाया और उन्हें बाहर निकाल दिया। बाद में सहायकों की मदद से उसे पता चला कि अराबेल और उसका भाई कार्यक्रम से चले गए थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ गए थे। इस खबर से क्रिस्टोफर का मूड और बिगड़ गया और वो अपने सहायकों को बेकार समझकर उनकी पिटाई करने लगा। तभी उसे वो लड़का याद आया जो उसकी भावी पत्नी के साथ नृत्य कर रहा था। हालांकि बाद में उसे जो पता चला, उससे वो और भी परेशान हो गया। वो लड़का उससे भी पहले कार्यक्रम से चला गया और उसके तुरंत बाद उसकी बहन गायब हो गई। सिर्फ उनकी माँ बची थी, जिसकी सुरक्षा आयरीन के मातहत थे। माँ क्या भावी पत्नी की सुरक्षा कर रहे थे। उसे पकड़ो, क्रिस्टोफर ने गुस्से से आदेश दिया। मुझे खेद है युवा स्वामी, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। वो नायिका की माँ है, और यदि आप उसके साथ कुछ करेंगे तो परिवार भी उसके परिणामों को समाप्त नहीं कर पाएगा। उनके सहायकों में से एक ने कहा। लानत है, क्रिस्टोफर ने कसम खाई। हालांकि वो चिड़चिड़ा था और रूखा व्यवहार करता था, फिर भी वो मूर्ख नहीं था। इसलिए जब उसने अपने सहायकों की बातें सुनी तो वो तुरंत शांत हो गया और सोचने लगा। अच्छा, मेरा इंतजार करो, जब मैं जाग जाऊंगा तो तुम्हें जाने नहीं दूंगा, क्रिस्टोफर ने पूरे विश्वास के साथ कहा, जैसे उसे पहले से ही पता था कि ऐसा होने वाला है। वो लंबे समय से अराबेल की ओर आकर्षित था, लेकिन उसकी हरकतें उसे गुस्सा दिलाती थी। इसके अलावा उसे आयरीन का रवैया भी पसंद नहीं था। एक साधारण परिवार की साधारण लड़की सिर्फ इसलिए उससे वो ऐसा व्यवहार कैसे कर सकती है क्योंकि वो एक जागृत लड़की बन गई है। अब ईदान, वो युवक जिसने अपनी भावी पत्नी के साथ नृत्य करने का साहस किया था, उसकी बदला लेने की सूची में शामिल हो गया। अराबेल ने जो कैफे चुना था वो एक बड़ी इमारत के भूतल पर स्थित था और एक छोटे से कोने में ही था। ज्यादातर बैठने की जगह बाहर थी और छोटा हिस्सा कैफे के अंदर ही था। इमारत में ऐसे ही और भी प्रतिष्ठान थे, क्योंकि ये एक बड़ा शॉपिंग मॉल था। ईदान तय समय से आधा घंटा पहले पहुंच गया। उसकी राय में वो कैफे भी ऐसी ही दूसरी जगहों से अलग नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने ये खास जगह क्यों चुनी, लेकिन उसे इस चुनाव से कोई ऐतराज नहीं था। बाहर की आधी सीटें पहले से ही भरी हुई थीं। अंदर जाने से पहले ईदान एक कियोस्क पर गया जहां चश्मे बिक रहे थे। उसने अपनी पसंद के हिसाब से कुछ ज्यादा आकर्षक नहीं चश्मे चुने और उन्हें खरीद लिया। उन्हें पहनकर वो कैफे में चला गया। वो नहीं चाहता था कि उसे संघ की नायिका के छोटे भाई के रूप में पहचाना जाए, और चश्मा कम से कम उसके रूप रंग को थोड़ा बदल सकता था। जैसे ही ईदान ने प्रतिष्ठान की दहलीज पार की, उसने तुरंत कर्मचारियों की ओर मुड़कर पूछा कि क्या अलग बूथ में कोई खाली सीटें हैं। दुर्भाग्य से जवाब मिला, नहीं, सभी सीटें भरी हुई थीं। ईदान को कोई हैरानी नहीं हुई। उसने जल्दी से एक निजी बूथ बुक कर लिया, जो उसे उम्मीद थी कि तब तक खाली हो जाएगा। एक खाली सीट पाकर उसने चाय मंगवाई और इंतजार करने लगा।
इस बीच आइरीन को एक छोटी सी जगह मिल गई जहां से ईदान वाला कैफे दिखाई देता था। वो वहां बैठ गई और कॉफी ऑर्डर की। उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि उसका छोटा भाई यहाँ क्यों आया है। ईदान इंतजार करते हुए बहुत सोचता रहा और समय यूं ही बीत गया। तय समय से 10 मिनट पहले लंबे लाल बालों वाली स्टाइलिश कपड़े पहने एक युवती, जिसका चेहरा एक छोटी सी टोपी से छिपा हुआ था, कैफे में दाखिल हुई। ईदान ने तुरंत उसमें अरेबेल को पहचान लिया और अपनी सीट से उठकर उसका ध्यान खींचने के लिए हाथ हिलाया। अरेबेल ने ईदान को देखा तो वो जल्दी से उसके पास गई, अपनी टोपी उतारी और मुस्कुराई। उसकी मुस्कान पर मोहित ईदान कुछ पलों के लिए उसकी खूबसूरती पर मंत्रमुग्ध होकर वहीं जम गया। अरेबेल उसे देखकर खुश हुई। अगर कोई लड़का उसे देखते ही स्तब्ध हो जाए तो कौन सी लड़की खुश नहीं होगी। अपने विचारों को समेटते हुए ईदान ने अरेबेल को बैठने के लिए आमंत्रित किया और बताया कि उसने एक अलग सीट ले ली है जो जल्द ही खाली हो जाएगी। अरेबेल ने सामान्य पानी मंगाया और बातचीत शुरू करने से पहले वो चुपचाप एक बूथ खाली होने तक इंतजार करते रहे। आइरीन, जो किसी दूसरे प्रतिष्ठान में चुपचाप इंतजार कर रही थी, ने देखा कि लंबे लाल बालों वाली एक लड़की ईदान की मेज की ओर आ रही है। पहले तो उसने उसे पहचाना नहीं, लेकिन जैसे ही अरेबेल ने अपनी टोपी उतारी, आइरीन ने तुरंत पहचान लिया कि वो अरेबेल मॉर्गन है। अपने छोटे भाई को अपने साथ देखकर आइरीन दंग रह गई। जब वो इस खोज से सदमे में थी, तभी लाल बालों वाला एक युवक वहां दाखिल हुआ। उसने अंदर पहले से मौजूद लोगों पर ध्यान नहीं दिया। इस पूरे समय अरसलान का ध्यान अपनी बड़ी बहन पर ही लगा रहा, जो सामने वाले कैफे में दाखिल होकर उस युवक के पास पहुंची। अरसलान ने ईदान को तुरंत पहचान लिया और आइरीन की तरह ही हैरान भी हुआ। वो चुपचाप एक खाली सीट पर बैठ गया और अविश्वास से जोड़े को देखता रहा। कुछ देर बाद जब उसका आश्चर्य थोड़ा कम हुआ, तब उसने अपना ध्यान अपने आसपास मौजूद लोगों की ओर लगाया। आइरीन को भी होश आया और उसने देखा कि एक परिचित व्यक्ति उस जगह पर आया और उसके बगल वाली मेज पर बैठ गया। उसने गौर से अरसलान को देखा और उसी पल उसने भी उसकी तरफ ध्यान दिया। दोनों चुप थे, एक दूसरे से नजरें नहीं हटा रहे थे। उनके बीच का माहौल जल्द ही गर्म होने लगा। लानत है, अरसलान ने धीरे से कसम खाई। वो अपनी बड़ी बहन के पीछे पीछे आइरीन से मिलने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। वो अभी भी ये नहीं भूल पाया था कि कैसे उसके परिवार ने उसे बहकाने की कोशिशों के चलते आइरीन को पीटा था। हालांकि वो खुद इसमें शामिल नहीं था, लेकिन उसके परिवार के लोगों ने आइरीन को इतना परेशान कर दिया था कि उसने सोचा कि उसने ही उन्हें भेजा है और उसने उसे चाकू मार दिया। वो खुद को कितना भी सही ठहराने की कोशिश करे, उसे उस पर यकीन नहीं होता, और इस स्थिति में उसे यकीन था कि वो उसके बहाने भी नहीं सुनेगी, बल्कि तुरंत बल प्रयोग करेगी। आइरीन गुस्से से भर गए। पहले मॉर्गन का परिवार उसे बहुत परेशान करता था और उन्होंने मॉर्गन के परिवार के सदस्यों को शामिल करके उसे धमकाने की भी कोशिश की थी। वो इस तरह का रवैया बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसके पास केवल उसकी माँ और छोटा भाई ही बचे थे और उसे धमकाने और उन्हें इस तमाशे में घसीटने की कोशिशें असहनीय थी। उसने मॉर्गन परिवार को साफ कर दिया कि अगर उन्होंने उनके इकलौते होश में आए बेटे, जिस पर उन्होंने अपनी सारी उम्मीदें टिका रखी थी, को पीटकर उनके खिलाफ हाथ उठाया तो क्या होगा। आइरीन अपने और मॉर्गन परिवार के बीच घटी घटनाओं का विश्लेषण करते हुए इस नतीजे पर पहुंची कि उन्होंने उसके छोटे भाई का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की ठान ली थी। इसी उद्देश्य से उन्होंने अपने छोटे भाई को अपने प्रभाव में लाने के लिए आरबेल मॉर्गन को भेजा। उनके बीच बात इतनी बढ़ गई कि वहां आने वाले बहुत कम लोगों ने उन पर ध्यान दिया। उन्हें फेडरेशन का हीरो समझकर वे शोर मचाने लगे और तस्वीरें लेने के लिए अपने स्मार्टफोन निकालने लगे। स्थिति में अचानक आए इस बदलाव ने आइरीन और अरसलान को होश में ला दिया और उन्होंने तुरंत अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल करने का फैसला किया। आइरीन ने अपनी आंखें बंद कर ली और जब उन्होंने उन्हें खोला तो वे बैंगनी गुलाबी घूमते हुए सर्पिलों में बदल गईं। जिसने भी उसकी आंखें देखी, उनकी आंखें जम गईं और उनकी आंखों का रंग उड़ गया। वे पुतलियों के बिना सफ़ेद हो गईं। उसके प्रभाव में आकर सभी आगंतुकों ने अपने स्मार्टफोन रख दिए और अपनी सीटों पर ऐसे लौट गए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अरसलान दूर नहीं रहा। उसने प्रतिष्ठान के चारों ओर एक अदृश्य घेरा बना दिया ताकि किसी को पता न चले कि अंदर क्या हो रहा है। बाहर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बदला ही ना हो। आइरीन की आंखें देखकर अरसलान थोड़ा सिहर उठा। वो आज भी उस नज़र को नहीं भूल पाया था। उसकी ताकत का सामना वो भी नहीं कर पाया था। उसकी क्षमताएं ऐसे हमलों से बचाव के लिए नहीं बनी थी और उसकी दूसरी क्षमताएं उसकी लाचारी को और बढ़ा रही थी। अगर उसे इस क्षमता का मुकाबला करने का कोई तरीका भी मिल जाता तो उसे यकीन था कि वो उसकी बाकी क्षमताओं का सामना नहीं कर पाएगा।
आयरीन ने स्थिति को भांपते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। एक पल बाद उसने आंखें खोली और उसकी नज़र सामान्य हो गई। उसने अरसलान को देखा, फिर उस प्रतिष्ठान के अंदरूनी हिस्से पर नज़र डाली और उसकी सीलिंग क्षमताओं को बारीकी से परखने लगी। अपने हुनर की बदौलत आयरीन दूसरों का ध्यान भटकाकर भी अनजान बनी रहती थी। अरसलान की शक्ल देखकर वो बेचैन हो जाती थी और उसके साथ ही वो भी लोगों की नज़रों में आ जाती थी। उस क्षण दोनों ने अपने शरीर में एक अजीब शक्ति का प्रवेश महसूस किया और उन्हें स्पष्ट रूप से एहसास हुआ कि उनकी अपनी क्षमताएं थोड़ी कमज़ोर हो गई हैं। वे दोनों जोर से आहें भरने लगे। अरसलान और आयरीन को इसका मतलब बिल्कुल पता था। जब उन्होंने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल आम लोगों के खिलाफ करने का फैसला किया तो उन्हें इसकी पहले से ही उम्मीद थी। अरसलान अपनी सीट से उठा, आयरीन की मेज पर गया और उसके सामने बैठ गया। उसने उससे बात करने, अपनी स्थिति समझाने और ये जानने का निर्णय किया कि उसकी बड़ी बहन और छोटे भाई आयरीन एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित है। आयरीन ने जवाब देने से पहले उसकी बातें सुनने का फैसला किया। जब आयरीन और अरसलान ने आखिरकार बातचीत शुरू की, तब तक आरबेल और एदान पहले ही खाली बूथ पर कब्जा कर चुके थे। आखिरकार ईदान और आरबेल अकेले थे और मौजूदा हालात पर चर्चा करने के लिए तैयार थे। हालांकि अकेले होने के कारण उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बातचीत कहाँ से शुरू करें। शायद हमें एक दूसरे को जानने से शुरुआत करनी चाहिए। मेरा नाम ईदान है, ईदान फेन। ईदान ने आखिरकार पहल करने का फैसला किया और आरबेल से अपना परिचय कराया। पिछली बार उनका परिचय उसकी बहन आयरीन ने कराया था, लेकिन तब उसने जुड़वा बच्चों का सिर्फ पहला नाम बताया था, उनके उपनाम नहीं बताए थे। मेरा नाम आरबेल है, आरबेल मॉर्गन। जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं, मैं अरसलान मॉर्गन की बड़ी जुड़वा बहन हूँ, जो इस समय मॉर्गन परिवार में एकमात्र जागृत व्यक्ति हूँ। आरबेल ने अपना परिचय दिया। मैंने मॉर्गन परिवार के बारे में बहुत कुछ सुना है, ईदान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। प्रसिद्ध मॉर्गन परिवार के बारे में कौन नहीं जानता? मुझे नहीं लगता कि आपको हमारे परिवार की क्षमताओं के बारे में ठीक से पता है, आरबेल ने आपत्ति जताई, जो स्वयं उसी परिवार में पली बढ़ी थी और अच्छी तरह जानती थी कि परिवार कैसे काम करता है। ठीक है, अभी इसे यहीं छोड़ देते हैं। आप इस सिस्टम के बारे में क्या सोचते हैं? ईदान ने विषय बदलने का फैसला किया और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जो उन्हें एक साथ जोड़ता था। सच कहूं तो मेरे लिए उसके बारे में बात करना मुश्किल है। एक तरफ ये एक संभावना लग सकती है, लेकिन मेरे लिए ये एक नई बेड़ी की तरह है। आपको शायद ये पता ना हो कि मेरे और मेरे भाई के जन्म के समय से ही हमारे जीवन की रूपरेखा तय कर दी गई थी। यहाँ तक कि हमारे जीवनसाथी भी परिवार द्वारा चुने जाते थे। हमें वोट देने का अधिकार नहीं था और हमारे लिए पहले से ही तय था कि हम कैसा जीवन जिएंगे। और ये व्यवस्था पहले से कैसे अलग है? ये हमें हमारी राय पूछे बिना ही एक दूसरे को चुनने पर मजबूर करती है। मेरे लिए ये व्यवस्था जो अवसर प्रदान करती है, वो किसी परिवार द्वारा दिए जाने वाले अवसर से अलग नहीं है। आरबेल ने सिस्टम के बारे में अपने संदेह नहीं छिताए और अपनी चिंताएं ईदान के साथ साझा की। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने ये सब उसे क्यों बताया, लेकिन अपने विचार व्यक्त करने के बाद उसे थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। ये सिस्टम मेरे लिए भी एक आश्चर्य की तरह था। आज मेरी माँ मेरी बहन से उसके प्रेमी और संभावित विवाह के बारे में सवाल पूछ रही थी और मैं मन ही मन प्रार्थना कर रहा था कि वो मेरी बात पर ध्यान न दे। और इस तरह 1 घंटे से भी कम समय में ये सिस्टम प्रकट हुआ जिसने हमें आपसे जोड़ दिया, ईदान ने थोड़ी उदासी के साथ कहा। सच कहूं तो मैं आज इस शाम यहाँ नहीं आना चाहता था। अगर मेरी इच्छा अपनी बहन को निराश न करने की ना होती तो मैं यहाँ नहीं होता। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस माहौल में ढल पाऊंगा। मेरी कोई बड़ी महत्वाकांक्षाएं या आकांक्षाएं नहीं थी। हालांकि अपनी बहन के जागने और प्रसिद्ध होने के बाद मुझे उससे थोड़ी जलन होती थी, लेकिन मुझे हमेशा से पता था कि ये मेरी नहीं है, ईदान ने आगे कहा। हालांकि एक बात स्पष्ट है, आज हमें ये निर्णय लेना होगा कि हमें क्या करना है। हम सिस्टम को त्याग कर बिखर सकते हैं, जिससे शायद जागने का एकमात्र अवसर भी छूट जाएगा, या फिर हम सिस्टम की शर्तों को स्वीकार कर सकते हैं और सहयोग करने का प्रयास कर सकते हैं। ईदान ने मुख्य प्रश्न इस प्रकार प्रस्तुत किया। दोनों को ही निर्णय लेना होगा, बिना किसी सहमति के वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एक तरफ तो मेरे परिवार की तरह सिस्टम भी मेरी राय को तवज्जो नहीं देता, लेकिन मैं अपने डर और पूर्वाग्रहों के कारण इस शायद एकमात्र मौके को गंवाना नहीं चाहता। इसीलिए मेरा सुझाव है कि कोई भी फैसला लेने से पहले एक दूसरे के बारे में और जान ले। आप क्या सोचते हैं? अगर हम सिस्टम से सहमत होते हैं और आगे बढ़ने का फैसला करते हैं तो हम एक दूसरे से जुड़े रहेंगे और इससे दूर होने का कोई रास्ता नहीं है। मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा, लेकिन सिस्टम के नाम से ही जाहिर है कि हमारा रिश्ता सिर्फ दोस्ती से बढ़कर होगा। मुझे नहीं पता कि सिस्टम खुद और क्या क्या कर सकता है। अगर शुरुआत में ही आपको मेरा पति कहता है और शायद ये भी बताता है कि मैं आपकी पत्नी हूँ। आरबेल ईदान के बारे में और जानना चाहती थी,
और उसके बाद ही कोई अंतिम निर्णय लेना चाहती थी। ईदान ने एरेबेल के सुझाव का पूरा समर्थन किया कि कोई भी फैसला लेने से पहले एक दूसरे को अच्छी तरह जान ले, ताकि बाद में फैसला लेने के बाद उन्हें कोई पछतावा न हो। एरेबेल, जिन्होंने सबसे पहले एक दूसरे के बारे में जानने की पेशकश की, उन्होंने अपने और अपने परिवार के बारे में कहानी शुरू की। उन्होंने अपने माता-पिता, उनके रिश्ते और मॉर्गन परिवार की राजनीति के बारे में सामान्य जानकारी साझा की। उन्होंने अपने भाई, उस स्कूल जिसमें उन्होंने पढ़ाई की थी और दूसरों के साथ अपने रिश्तों के बारे में भी बात की। अपनी भावनाओं को छिपाए बिना एरेबेल ने अपने पूर्व मंगेतर का जिक्र किया, जिनकी उसी दिन दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। उन्होंने बताया कि जब उनके परिवार को इस घटना के बारे में पता चला तो उन्होंने उनके लिए एक नया मंगेतर ढूंढा, क्रिस्टोफर ह्यूग। एरेबेल की कहानी सुनकर ईदान को उच्च परिवारों को अस्वीकार करने का और भी पक्का यकीन हो गया। वो यकीन से कह सकता था कि वो उनके प्रतिनिधियों के साथ कभी भी एक सामान्य भाषा नहीं बना पाएगा। एरेबेल ने यह भी बताया कि अरसलान की मंगेतर ने आत्महत्या कर ली है और परिवार उसके भाई की शादी किसी और जागृत लड़की से तय करने की कोशिश कर रहा है। ईदान को बहुत आश्चर्य हुआ जब उसे पता चला कि ये जागृत लड़की शायद उसकी बड़ी बहन आइरीन ही थी। अब उसे आखिरकार समझ आया कि आइरीन ने अरसलान और एरेबेल के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया। वो बस जोर से हंसा। एरेबेल की कहानी के बाद ईदान की बारी थी अपनी कहानी बताने की। आपदा से पहले ईदान कई अन्य लोगों की तरह एक सामान्य जीवन जी रहा था। वो अपने परिवार के बारे में बात करता था, अपने पिता, माँ और बड़ी बहन के बारे में, जिन्होंने उसे मेलोड्रामा देखने के लिए मजबूर किया था। इन्हीं धारावाहिकों ने अमीर लोगों के प्रति उसके मन में गहरी नफरत पैदा की। इस आपदा के दौरान ईदान ने अपने पिता को खो दिया। उन्होंने बताया कि कैसे उनके परिवार ने इस क्षति से उभरने की कोशिश की और त्रासदी के बाद के शुरुआती महीनों में कैसे गुजारा किया। फिर उसकी बहन जाग जाती है और उन्हें अकेला छोड़ देती है। दुनिया के अंत और जागृत लोगों की घोषणा के कई महीनों बाद ही उन्हें पता चला कि वो संघ की नायिकाओं में से एक बन गई है। इसकी बदौलत वो राजधानी में जाकर एक नया, ज्यादा आरामदायक जीवन शुरू कर पाए, और ये सब उसकी बड़ी बहन की बदौलत थी। हालांकि उसकी बहन की लोकप्रियता का उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। जब वो नौकरी ढूंढ रहा था तो लोग उसे पहचानने लगे। कोई भी अनजान व्यक्ति को नौकरी पर रखना नहीं चाहता था, इसलिए उसकी जानकारी खंगालने पर पता चला कि वो संघ की नायिका का छोटा भाई है और उसे रिश्ता बनाने की कोशिश की। सब उसकी तुलना उसकी बहन से करने लगे, जो बहुत परेशान करने वाला था। वो पिछले कुछ महीनों से अपनी बहन के साए में जी रहा था और अवसाद से जूझ रहा था। सब कुछ तब बदल गया जब उसकी बहन ने अपनी चिंता जाहिर की और उसे थोड़ा पीटा। इस वजह से वो 10 विपत्तियों में से पहली विपत्ति भी देखने से चूक गया। पहले तो वो अपने जीवन के इस पहलू के बारे में बात नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर उसने सोचा कि इसे साझा करना ही बेहतर होगा। उसने ये जानकारी कुछ शर्मिंदगी के साथ साझा की। अपनी कहानी के अंत में उसने बताया कि उसने आज के कार्यक्रम में भाग लेने का फैसला क्यों किया। ईदान की कहानी खत्म होते ही बूथ में सन्नाटा छा गया। हर कोई अपने अपने विचारों में डूबा हुआ था और उसने एक अहम फैसला लिया जो उसकी जिंदगी में आमूल-चूल परिवर्तन ला सकता था। ईदान ने बहुत पहले अपनी स्थिति तय कर ली थी। वो इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहता था और उसने इस व्यवस्था को अपनाने की कोशिश करने का फैसला किया। अब ये एरेबेल पर निर्भर था। अगर वो मना करती है तो वो उस पर कोई दबाव नहीं डालेगा और उसका फैसला मान लेगा, लेकिन अगर वो मान जाती है तो मान भी जाए। सांस रोककर वो उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। इसके अलावा उसकी खूबसूरती भी एक भूमिका निभा रही थी। ऐसी खूबसूरत लड़की के साथ कौन डेट नहीं करना चाहेगा? एरेबेल भी अपनी तरफ से सोचना बंद नहीं कर पा रही थी। ईदान की कहानियों से उसे उसके बारे में कुछ पता चल रहा था। उसके बारे में जो कुछ भी उसने जाना, उससे उसे क्रिस्टोफर या दूसरों की तरह सख्त नफरत नहीं हुई। वो अमीर परिवार से नहीं था, लेकिन गरीब परिवार से भी नहीं था। वो अलग अलग दुनिया में रहते थे और अगर सिस्टम ना होता तो शायद उनकी मुलाकात कभी ना होती। ये समझते हुए कि अपने परिवार का मोहरा बने रहने से बेहतर है कि वो उनसे आज़ाद हो जाएं, एरेबेल ने एक फैसला लिया। वो ईदान को स्वीकार करने की कोशिश करेगी और ये जानने की कोशिश करेगी कि किस्मत में उनके लिए क्या क्या मुश्किलें खड़ी की हैं। अच्छा, मैंने निर्णय ले लिया, एरेबेल ने आत्मविश्वास से कहा, मानो वो अपनी शंकाओं को समाप्त कर रही हो। मैं सिस्टम को स्वीकार करने और जागृत होने की कोशिश करने के लिए सहमत हूँ, और मुझे उम्मीद है कि मेरा चुनाव सही था। तुम्हारे साथ सहयोग करने के लिए सहमत होना ईदान। मुझे ये सोचने का कोई कारण मत दो कि मैं गलत था, एरेबेल ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। एरेबेल की सहमति सुनकर ईदान ने राहत की सांस ली। सच कहूं तो वो बहुत खुश था कि उसने फैसला ले लिया था। वो रिश्ता बनाने की कोशिश करने के लिए तैयार था, भले ही सिस्टम उन्हें साथ रहने के लिए मजबूर करता। ईदान अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ,
थोड़ा घबराया हुआ कि अरबेल उसकी हरकतों पर कैसी प्रतिक्रिया देगी। वो उसके पास गया, अपना दाहिना हाथ अपनी जैकेट के अंदर की जेब में डाला और अंगूठी का डब्बा ढूंढने लगा और प्रपोज करने की तैयारी करने लगा। ऐसा करने से उसे सिस्टम का काम पूरा करने में मदद मिलने वाली थी। हालांकि इससे पहले कि वो बॉक्स निकाल पाता, सिस्टम की नीरस आवाज़ उसके मस्तिष्क में गूंज उठी। सिस्टम मेज़बान को याद दिलाना चाहता है कि शादी के प्रस्तावों के लिए गवाह मिलेंगे, आपको सबको दिखाना होगा कि वो आपकी होने वाली पत्नी है। ईरान ये शब्द सुनकर स्तब्ध रह गया। लानत है, वो जोर से बोला, और जब अरबेल ने उसकी बातें सुनी तो उसने उसे अजीब नज़रों से देखा। जब तक ईदान ने अरबेल की अजीब निगाहों को अपनी ओर नहीं देखा, तब तक उसे ये एहसास नहीं हुआ कि उसने ये श्राप जोर से कहा था, न कि खुद से, जैसा कि वो आमतौर पर करता था। बिना किसी की नज़र पड़े सिस्टम का काम पूरा करने और शादी का प्रस्ताव रखने की उनकी योजना विफल हो गई। अरे सिस्टम, मुझे याद नहीं कि विवाह प्रस्ताव के लिए गवाहों की आवश्यकता होती है। मुझे लगता है कि ये एक अधिक अंतरंग क्षण होता है, जब एक जोड़ा एक दूसरे की ओर कदम बढ़ाता है और अजनबियों की उपस्थिति केवल हस्तक्षेप कर सकती है। ईदान ने अपने विचार व्यक्त किए। होस्ट, आपको ये समझना होगा कि सिस्टम ने आपको ये कार्य यूं ही नहीं दिया है। ये आपका जागृति अनुष्ठान है। जैसे ही आप इसे पूरा करेंगे, जागृति और सिस्टम के पूर्ण एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अनुष्ठान को सफल और पूर्ण मानने के लिए हमें गवाहों की आवश्यकता है, सिस्टम ने उत्तर दिया। तो बात यही है। ईदान को आखिरकार सिस्टम की व्याख्या का सार समझ में आ गया। उसे उसके बारे में गहरी समझ नहीं थी, इसलिए उसने उस पर भरोसा करने का फैसला किया। पहले तो उसने सोचा कि गवाहों के बारे में ये सारी अतिरिक्त शर्तें सिस्टम की ही सनक हैं। शांत होकर ईदान ने फैसला किया कि अब इस मामले को यहीं खत्म कर देना चाहिए और पीछे नहीं हटना चाहिए। उसने अरबेल की तरफ देखा, जो अब भी समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करने वाला है, और उसने अचानक उसके सामने गालियां देना क्यों बंद कर दिया। ईदान ने अपना हाथ अरबेल की ओर बढ़ाया और धीरे से कहा, चल दर। अरबेल, जो अब भी कुछ समझ नहीं पा रही थी, ईदान का हाथ थामे उसके पीछे चल पड़ी। वो उससे बहुत कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन उसने चुप रहने का फैसला किया और देखा कि वो क्या करने वाला है। जब तक ईदान और अरबेल ने एक अलग बूथ में अपनी बातचीत समाप्त की, तब तक आयरीन और अरसलान भी एक समझौते पर पहुंच चुके थे। हालांकि वे अब भी एक दूसरे की बातों पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर रहे थे। अरसलान ने उसे समझाने की कोशिश की कि उसे समझ नहीं आ रहा कि उसकी बड़ी बहन आयरीन के छोटे भाई से क्यों मिलना चाहती है। उसे पूरा यकीन था कि उसकी बहन को आज तक आयरीन के अस्तित्व के बारे में पता ही नहीं था, और ये भी नहीं कि आयरीन ही वो लड़की थी जिसे आयरीन बताकर वो उसे बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे। अरसलान ने उसका पीछा इसलिए किया क्योंकि उसे उसकी सुरक्षा की चिंता थी। मॉर्गन परिवार में उसे सिर्फ अपनी बड़ी बहन से ही खास लगाव था। अगर उसे कुछ हो जाता तो वो अपनी ताकत के बावजूद उसकी रक्षा न कर पाने के लिए खुद को दोषी मानता। आयरीन को किसी बहाने की जरूरत नहीं थी। उसके और उसके भाई के पास मॉर्गन परिवार से स्वेच्छा से संपर्क करने का कोई कारण नहीं था। उसे अपने भाई पर पूरा भरोसा था, क्योंकि उसने उसके मन में अमीर परिवारों के प्रति नफरत भर दी थी। मेलोड्रामा ने अपना काम कर दिया, तो फिर उन्हें क्यों मिलना चाहिए? आयरीन ने अरसलान से पूछा। यकीन मानिए, मैं खुद इसका कारण जानना चाहता हूँ। मैंने अपनी बड़ी बहन को इस तरह कभी नहीं देखा। वे बिना किसी कारण के ऐसा कभी नहीं करेंगे, अरसलान ने जवाब दिया। वे इंतजार कर रहे थे और ये अनुमान लगा रहे थे कि ईदान और अरबेल के बीच में क्या चल रहा है। तो जल्दी ही उन्होंने उन्हें एक दूसरे का हाथ पकड़े कैफे से बाहर निकलते हुए देखा। आयरीन और अरसलान दंग रह गए। ईदान और अरबेल असमंजस में थे और एक दूसरे की तरफ नहीं देख रहे थे। बाहर से देखने पर वे एक प्रेमी जोड़ा लग रहे थे, जो पहली बार सार्वजनिक रूप से अपने रिश्ते का इजहार कर रहे थे। ईदान और अरबेल भी कैफे के ग्राहकों की घूरती निगाहों से उलझन में थे, जो उन पर ध्यान दे रहे थे। कुछ तो सीटी बजाने लगे, जिससे उनकी बेचैनी और बढ़ गई। ईदान के पीछे चलते हुए अरबेल ने अपनी आंखों के कोने से उसे देखा और पाया कि वो भी उसी की तरह उलझन में था। ये देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसे एहसास हुआ कि इस समय वो अकेली नहीं थी जो असहज महसूस कर रही थी। कैफे से निकलकर ईदान अपने आसपास के लोगों पर ध्यान न देते हुए अरबेल की ओर मुड़ा। उसने उसकी आंखों में देखा और खुद को शांत करने के लिए उसके खूबसूरत चेहरे पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की। इस पल वो इतना उत्तेजित था कि उसका दिल सीने से बाहर निकलने को तैयार था। अरबेल की हालत भी उससे कुछ अलग नहीं थी। वो समझती थी कि इतने सारे लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचना ठीक नहीं है। वो ये भी जानती थी कि उसके परिवार को जल्द ही इस बारे में पता चल जाएगा, और इस बात से वो बहुत चिंतित थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि ईदान ऐसा करके क्या हासिल करना चाहता है। जब वो इन्हीं विचारों में डूबी हुई थी और शर्मिंदगी से लाल हो रही थी, तो उसने देखा कि ईदान उसके सामने घुटनों के बल बैठा हुआ है। धीरे धीरे और सहजता से उसने अपना दाहिना हाथ अपनी जैकेट के अंदर डाला और एक छोटा सा काला डिब्बा निकाला
और उस पल एरेबेल को ऐसा लगा जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। उसने जो देखा और जो ईदान करने की कोशिश कर रहा था, उसे समझकर वो दंग रह गए। उसके विचार उस शौक से दूर हो गए जो उसने महसूस किया था, और वो मंत्रमुग्ध सी ईदान की हरकतें देखती रही। पास के ही एक रेस्टोरेंट से ये सब देख रहे दंपति जो कुछ देख रहे थे उससे पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। उनकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई। ईदान ने उत्तेजना से कांपते हाथों से एक छोटा सा काला डिब्बा एरेबेल को दिया और उसे खोला। अंदर एक छोटी सी हीरे की अंगूठी थी जो उसने कुछ घंटे पहले ही खरीदी थी। अरेबेल मॉर्गन, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? उसने हिम्मत जुटाते हुए और गहरी सांस लेते हुए कहा। घटना को देख रही भीड़ उत्साहित थी। किसी आपदा के बाद ऐसा कम ही देखने को मिलता है। कुछ लोगों ने अपने स्मार्टफोन निकाले और जो कुछ हो रहा था उसे रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। कई लोग ईदान का समर्थन करने और उसका उत्साह बढ़ाने लगे। अरेबेल अभी भी सदमे में थी और अंगूठी को घूर रही थी। टिंग, एक टास्क जारी हो गया है। अपने होने वाले पति का शादी का प्रस्ताव स्वीकार करो। अंगूठी पहनो और उसे चूमो। अपनी सहमति की पुष्टि करो। ध्यान दें, सिस्टम चेतावनी देता है कि विफलता की स्थिति में कार्य को विफल माना जाएगा और सिस्टम हटा दिया जाएगा और जागृत होने का मौका खो जाएगा। ध्यान दें, यदि कार्य पूरा हो जाता है तो जागृति प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। दोनों मेज़बानों को एक जोड़ी हुई दुनिया में टेलीपोर्ट किया जाएगा ताकि वे जागृत के रूप में अपनी वर्गीकरण की पुष्टि कर सकें और इस दुनिया को बचाने का रास्ता खोज सकें। सिस्टम से आए लगातार संदेशों ने अरेबेल को होश में ला दिया। आखिरकार उसे ईदान की हरकत के पीछे की वजह समझ आ गई। यही उसका काम था। ये समझकर वो हंस पड़ी। वो ईदान पर हंस रही थी जिसे सिस्टम से फिर एक बीतू का काम मिला था। बदले में ईदान को सिस्टम से जागृति और दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट होने की प्रक्रिया शुरू होने का संदेश मिला। वो इस खबर से बहुत हैरान था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वो इतनी जल्दी दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाएंगे। उसे दूसरी दुनिया के बारे में लगभग कुछ भी नहीं पता था। उसे उम्मीद थी कि यूनाइटेड फेडरेशन की सरकार ये जानकारी उसके साथ साझा करेगी, लेकिन उसने ऐसा कभी नहीं किया। उसकी बहन ने भी उसे इसके बारे में नहीं बताया था। और अब जैसे ही अरेबेल उसका प्रस्ताव स्वीकार करेगी, उन्हें दूसरी दुनिया में भेज दिया जाएगा। वे दोनों इस घटनाक्रम के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन वे पीछे नहीं हट सकते थे। अरेबेल को भी इसका एहसास हुआ और वो खुद को रोक नहीं पाई। उसने देखा कि कुछ दर्शक उनका वीडियो बना रहे थे और उसे यकीन था कि उसके मॉर्गन परिवार को जल्द ही पता चल जाएगा। किसी दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट होने के विचार से ही उसे थोड़ी राहत मिली। उसने अपना फैसला ले लिया था और अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था। अरेबेल ने अपनी सहमति दर्शाते हुए अपना बायां हाथ आगे बढ़ाया। ईदान ने अरेबेल के हावभाव को भांप लिया और उठकर डिब्बे से अंगूठी निकालकर अपनी अनामिका में पहना दी। जब अंगूठी अपनी जगह पर आ गई तो अरेबेल ने उसे गौर से देखने के लिए अपने चेहरे के पास किया। ये कोई बहुत आलीशान अंगूठी नहीं थी, लेकिन बहुत साधारण भी नहीं थी। उसे ईदान का चुनाव पसंद आया। ये जानते हुए कि उसे क्या करना है, अरेबेल ने अंगूठी से नजरें हटाकर ईदान की आंखों में देखा। उसका चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो गया था। ईदान उससे थोड़ा लंबा था, इसलिए अरेबेल ने हाथ बढ़ाकर उसके गालों को पकड़ा और उसे थोड़ा अपनी ओर खींचा। आंखें बंद की और उसके होठों पर चुंबन किया। अरेबेल की इस हरकत से ईदान असमंजस में पड़ गया। उस पल उसका दिमाग मानो बंद हो गया। ये देखकर भीड़ ने तालियां बजाईं, सीटियां बजाएं और उन्हें बधाई देने लगी। आयरीन और अरसलान हिलने में असमर्थ होकर अपनी सीटों पर बैठे रहे। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। आयरीन को यकीन नहीं हो रहा था कि उसके छोटी भाई ने मॉर्गन परिवार की एक रईस लड़की को प्रपोज किया है और उसके लिए अंगूठी भी खरीदी है। तभी उसे समझ आया कि उसने पैसे क्यों मांगे थे और यहाँ आते हुए ज्वेलरी स्टोर पर क्यों रोका था। अरसलान भी शौक में अपनी बड़ी बहन की तरफ देखने लगा। वो न केवल उस लड़के से अकेले में मिली, बल्कि उस लड़के के शादी के प्रस्ताव को स्वीकार भी कर लिया और मान भी गई। लेकिन उसे और भी ज्यादा हैरानी हुई और लगभग बेहोश हो गए अरेबेल की आखिरी हरकत, सबके सामने खुलेआम चुंबन। उनका परिवार उसे इस हरकत के लिए कभी माफ नहीं करेगा। अरेबेल और ईदान के बीच चुंबन ज्यादा देर तक नहीं चला, लेकिन उन दोनों के लिए यह अनंत काल जैसा लग रहा था। जब टमाटर की तरह लाल हो चुकी अरेबेल ईदान से दूर चली गई तो दोनों ने अपने मन में सिस्टम की आवाज सुनी। बधाई हो मेजबानों, अनुष्ठान सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। प्रणाली विलय और जागृति की प्रक्रिया शुरू करती है। डिंग! सिस्टम आपको याद दिला रहा है कि कनेक्टेड दुनिया में टेलीपोर्टेशन 10 मिनट में शुरू हो जाएगा। उल्टी गिनती शुरू।
उसी समय ईदान और अराबेल ने देखा कि टाइमर पर 10 मिनट की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी, जिसे सिर्फ वे ही देख सकते थे। सिस्टम ने उन्हें इस घटना के बारे में पहले ही सचेत कर दिया था, इसलिए उन्हें ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ, बल्कि उन्हें इस बात की खुशी भी हुई कि उन्हें तैयारी करने और अपने दोस्तों को चेतावनी देने के लिए कम से कम 10 मिनट का समय दिया गया था। सिस्टम के काम पूरे करने के बाद ईदान और अराबेल जल्दी से वहां से निकलने लगे, लेकिन रास्ते में 2 जाने पहचाने लोग आ गए। आयरीन और अरसलान आखिरकार सदमे से उभरकर उस जोड़े के सामने जाकर ये जानने का फैसला किया कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है। इसके अलावा वे चाहते थे कि बाहरी लोग उनके द्वारा बनाए गए वीडियो को जल्द से जल्द ऑनलाइन पोस्ट ना कर दें। आयरीन ने तुरंत अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके अराबेल और ईदान के साथ हुई घटना के सभी गवाहों की यादें मिटा दी। उसी समय अरसलान ने एक बार फिर अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके उस जगह को अलग थलग कर दिया। उन्हें ये सब करने में 10 सेकंड से ज्यादा का समय नहीं लगा। धिक्कार है, आयरीन ने गाली दी। ईदान अपनी बड़ी बहन और अरसलान के अचानक प्रकट होने से बेहद हैरान था। हालांकि आयरीन की बेरुखी भरी बात ने उसे और भी ज्यादा चौंका दिया। उसने ये भी देखा कि उसकी बहन के प्रकट होते ही उसकी आंखें कैसे बदल गई थीं। मैंने उन्हें वीडियो डिलीट करने के लिए मजबूर किया, लेकिन मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकती कि किसी के पास इसे वेब पर डालने का समय था या नहीं। सबसे अच्छा यही है कि सबसे बुरी स्थिति के लिए तैयार रहा जाए और ये मान लिया जाए कि रिकॉर्डिंग पहले ही ऑनलाइन आ चुकी है। आयरीन ने आंखें बंद करते हुए अरसलान से कहा। आने वाली परेशानियों से परेशान होकर अरसलान अपनी कनपटियां रगड़ने लगा। उसने नाराजगी से अपनी बड़ी बहन को देखा, जो अपने छोटे भाई को देखकर असमंजस में पड़ गई और नजरें नीची करके अपने पैरों को घूरने लगी। ईदान को भी अपनी बड़ी बहन की नापसंदीदगी भरी नजरों से देखकर अजीब लगा। अब तक उसकी आंखें अपनी सामान्य अवस्था में आ चुकी थीं। अपने आप को समझाओ, आयरीन ने ईदान को गौर से देखते हुए पूछा। बहन, बात यह है कि ईदान ने स्थिति समझाने के लिए सही शब्द ढूंढने की कोशिश की, लेकिन अपनी बात पूरी करने से पहले ही उसे लगा कि उसके शरीर में कुछ अजीब सा हो रहा है। उसने इससे पहले कभी ऐसा अनुभव नहीं किया था, जैसे कोई बाहरी शक्ति उसके शरीर में समा रही हो। उसने आश्चर्य से अराबेल की ओर देखा, जो उसे ही घूर रही थी। उस पल उन दोनों को एहसास हुआ कि वे एक ही चीज का अनुभव कर रहे हैं। एक दूसरे के आश्चर्य भरे चेहरे देखकर वे एक ही निष्कर्ष पर पहुंचे। उन्होंने अपनी जागृति प्रक्रिया शुरू कर दी है। आयरीन और अरसलान ने भी ये देखा कि कैसे ईदान ने अचानक बात करना बंद कर दी और अराबेल को अविश्वास से देखने लगा, जबकि अराबेल उसे आश्चर्य से देख रहा था। क्या हुआ? आयरीन के पास ईदान से पूछने का समय नहीं था, क्योंकि उसके दिमाग में उसके सिस्टम की नीरस आवाज गूंज रही थी। ध्यान दें, होस्ट, एक अनोखे सिस्टम के सक्रियण का पता चला है। अरे क्या? आयरीन ने आश्चर्य से कहा। अरसलान ने भी अपने सिस्टम से कुछ ऐसा ही सुना और आयरीन की तरफ देखते हुए उसकी उलझी हुई नजरों को देखा। दोनों ने एक दूसरे को देखा और आखिरकार उनका ध्यान ईदान और अराबेल पर गया, जो पहले ही उन पर नजरें गड़ाए हुए थे। मुझे लगता है कि आपके आश्चर्य को देखते हुए मुझे स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं है, ईदान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। कैसे? आयरीन ने अपने छोटे भाई की ओर मुड़कर पूछा। अरसलान भी उतना ही आश्चर्यचकित था। उसने भी निगाहें ईदान पर गड़ा दी। दोनों ने अपना ध्यान ईदान पर केंद्रित कर दिया और अराबेल को पूरी तरह भूल गए। उनके सिस्टम ने केवल एक वचन में सिस्टम के जागने की सूचना दी थी, इसलिए उन्होंने गलती से मान लिया कि सिस्टम को ईदान ने जगाया था, अराबेल ने नहीं, क्योंकि बातचीत पहले अराबेल ने शुरू की थी। बहन, मैं वास्तव में आपको सब कुछ समझाना चाहता हूं, लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। तुम क्या कह रही हो? तुम्हारे पास समय क्यों नहीं है? आयरीन ने हैरानी से पूछा। उसका छोटा भाई ये कैसी अजीब बातें कह रहा है कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है? अचानक उसे अपने सिस्टम से प्रतिक्रिया मिली। होस्ट, आपके भाई ने एक अनोखे सिस्टम को जगाया है। ये अनोखा सिस्टम इस और बाकी सिस्टम से इस मायने में भिन्न है कि इसमें विभिन्न प्रकार के विशेषाधिकार हैं। अनोखे सिस्टम में इस सिस्टम जैसी कोई सीमाएं नहीं होती। ज्यादा संभावना है कि आपके भाई को कुछ ही मिनटों में कनेक्टेड दुनिया में टेलीपोर्ट कर दिया जाएगा। क्या? आयरीन अपने सिस्टम से स्पष्टीकरण सुनकर चकित रह गई थी। वो पहले से ही हैरान थी कि उसके भाई ने सीरम इंजेक्शन के इतने लंबे समय बाद सिस्टम को जगा लिया था। उसने पहले किसी को इतने लंबे समय के बाद उसकी तरह सफलतापूर्वक जागते हुए नहीं सुना था। वो जानती थी कि सरकार सीरम टीकाकरण की दूसरी लहर की तैयारी कर रही है और उसे उम्मीद थी कि उसके भाई को उसके बाद जागने का सौभाग्य मिलेगा। व्यवस्था की बदौलत उसे बाकी पहले से ही जागे हुए लोगों की तरह इस बात की अंदर की जानकारी थी कि क्या हो रहा है।
हालांकि अपने सिस्टम की अनोखी प्रणाली का जिक्र सुनकर वो हैरान रह गई। वो पहले से ही जानती थी कि सिस्टम दुर्लभता के आधार पर वर्गीकृत होते हैं, साधारण, दुर्लभ, महाकाव्य और पौराणिक। जागृति के क्षण से ही उसकी प्रणाली दुर्लभ मानी जाती थी, जैसे कि अरसलान और अन्य जागृत लोगों की प्रणालियां, जो संघ के 10 सबसे शक्तिशाली नायकों में से एक थे। उसने महाकाव्य या पौराणिक प्रणालियों के जागरण के बारे में कभी नहीं सुना था। अनोखी प्रणालियों की तो बात ही छोड़ दीजिए। क्या तुम्हें यकीन है? आयरीन ने अपने सिस्टम से पूछा। होस्ट, अनोखी प्रणालियां अनोखी होती हैं क्योंकि उनमें पारंपरिक प्रणालियों से अलग उपस्थिति की विशेष और विशिष्ट तरंगें होती हैं, जिन्हें यह जैसी प्रणालियां सटीक रूप से पहचान सकती हैं। यह प्रणाली केवल ये निर्धारित कर सकती है कि कोई प्रणाली अनोखी है या सामान्य, पर यह किसी अन्य प्रणाली के बारे में बाकी जानकारी प्रकट नहीं कर सकती। अपनी इस बेकारी के लिए क्षमा करें होस्ट, आयरीन की प्रणाली ने उत्तर दिया। ईदान ने देखा कि उसकी बहन थोड़ी शांत हो गई है और उसने टेलीपोर्ट होने से पहले सबसे ज़रूरी सवाल पूछने का फैसला किया। उनके बगल में खड़ी एरेबेल उन्हें गौर से देख रही थी। उसे एहसास हो गया था कि समय तेज़ी से बीत रहा था। बहन, जब हम स्वयं को किसी दूसरी दुनिया में पाते हैं तो हमें क्या विचार करना चाहिए और किस बात पर ध्यान देना चाहिए? ईदान ने पूछा। जब आयरीन ने अपने भाई का प्रश्न सुना तो उसे एहसास हुआ कि उसका सिस्टम सही था। जिस तरह से ईदान ये प्रश्न पूछने की जल्दी में था, उसे देखते हुए उसे जल्द ही टेलीपोर्ट कर दिया जाएगा। मैं देख सकती हूँ कि आप जल्दी में हैं, इसलिए मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। जब हम पहली बार किसी दूसरी दुनिया में पहुंचे तो हम सब अलग अलग जगहों पर बिखरे हुए थे। कुछ समय बाद भी हम एक दूसरे से मिल नहीं पाए। आयरीन ने अपना अनुभव साझा करना शुरू किया। जब आप खुद को किसी दूसरी दुनिया में पाते हैं ईदान, तो सबसे पहले अपने आसपास देखें और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करें। सरकार अभी भी हम सभी से मिले आंकड़ों का पूरी तरह से विश्लेषण नहीं कर पाई है और न ही इस दुनिया का एक मोटा-मोटा अंदाज़ा लगा पाई है। ये दुनिया बहुत विशाल और विविधतापूर्ण है, अरसलान ने अपनी सलाह देते हुए कहा। आयरीन उसके हस्तक्षेप से नाखुश थी, लेकिन ये महसूस करते हुए कि उसके भाई के पास बहुत कम समय बचा है, उसने उससे बहस नहीं की। मैं तुमसे बहुत कुछ बात करना चाहती हूँ ईदान, चूँकि तुमने सिस्टम को जगा दिया है, इसलिए अब मेरे पास तुमसे कोई जानकारी छुपाने का कोई कारण नहीं है। लेकिन ये देखते हुए कि तुम्हारे पास ज़्यादा समय नहीं है, मैं बस यही कामना कर सकती हूँ कि तुम सुरक्षित रहो, उसने अपने छोटे भाई को गले लगाते हुए कहा। ध्यान आकर्षित न करने की कोशिश करें और जितना हो सके उतना कम ध्यान आकर्षित करें। ऐसे झगड़ों में ना पड़ें जिनका आपसे कोई लेना देना ना हो, और बड़े शहरों में जाने से बचें। और सबसे ज़रूरी बात, जिंदा वापस आएं, आयरीन ने आगे कहा। भाई बहन को बातचीत करते देख और ये महसूस करते हुए कि अब समय आ गया है, एरेबेल ने अपने छोटे भाई से संपर्क करने का निर्णय लिया। अरसलान ने देखा कि उसकी बड़ी बहन उसके पास अजीब से भाव लिए आई थी। भाई, मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी बनाई समस्या का समाधान कर लोगे। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मैं तुम्हें बाद में सब कुछ समझा दूंगी। मैं समझती हूँ कि इस सब के बाद तुम्हारे मन में कई सवाल उठेंगे, लेकिन मैंने सोचा और तय किया कि कम से कम एक बार अपनी इच्छा पर विचार करूंगी और परिवार के फैसले के बावजूद इस मौके को हाथ से जाने नहीं दूंगी। एरेबेल ने अपने हैरान छोटे भाई की ओर देखते हुए धीरे से कहा। फिर उसने उसे कसकर गले लगाकर अलविदा कहा। अरसलान हैरान था। उसकी बड़ी बहन उससे ऐसे बात क्यों कर रही थी जैसे वो उसे अलविदा कह रही हो। ये शब्द कहने के बाद एरेबेल ने अपने भाई को छोड़ दिया और ईदान लौट आई। बदले में उसने भी अपनी बड़ी बहन को अलविदा कह दिया। उन दोनों को एहसास हो गया था कि समय लगभग आ गया है। आयरीन जैसे कि बाकियों की तरह समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा था। उसने देखा कि एरेबेल ईदान के पास आया और उसके बगल में खड़ा हो गया। उसका पहला ख्याल यही था कि एरेबेल उसे अलविदा कहने आया है, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने उसके अनुमान को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। समय समाप्त हो गया और ईदान और एरेबेल के आसपास का स्थान मुड़ने और फटने लगा। वृत्ताकार दरार घूमते हुए आकार में बढ़ती गई, लगभग 3 मीटर व्यास में हो गई, जिससे कि एक दूसरी दुनिया का द्वार बन गया। एक खिंचाव बल जिसका असर सिर्फ ईदान और एरेबेल पर पड़ा, द्वार से बाहर निकला। ये महसूस करते हुए कि वे द्वार के अंदर खींच लिए जाएंगे, ईदान ने अपना हाथ एरेबेल की ओर बढ़ाया। एरेबेल ने तुरंत उसके मन की बात समझ ली और जवाब में उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। उन दोनों ने एक साथ अपने रिश्तेदारों की ओर देखा और कहा, जल्द ही मिलेंगे, और इन शब्दों के साथ वो दोनों दरार में समा गए। जब ये जोड़ा गायब हुआ तभी अरसलान को एहसास हुआ कि उसकी बड़ी बहन भी दूसरी दुनिया की ओर जाने वाले द्वार में गायब हो गई। तभी उसे एहसास हुआ कि उसकी बहन उसे अलविदा कह रही है और उसे अपनी पैदा की हुई सारी मुसीबतों से जूझने के लिए छोड़ रही है। ना सिर्फ वही बल्कि आयरीन भी इस घटना से हैरान थी। वो अरसलान को हैरानी से देख रही थी और अरसलान भी उसे। लेखक से अनुरोध,
इसके साथ ही ये छोटा सा शुरुआती आर्क खत्म होता है। ये मेरी योजना से थोड़ा लंबा निकला, लेकिन फिर भी मैं परिणाम से खुश हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा और मुझे खुशी होगी अगर आप मेरे साथ इस जोड़े के एडवेंचर को देखते रहें।